हेलो दोस्तों, मैं हरिओम हरि क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं आज क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर महोदय ने दिया है। दोस्तों, यदि आप ईपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या एनी टेट या एनबीएस केबीएस यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही आपकी सफलता दिलाने में आपको सहयोग देगा, क्योंकि ये ऐसा चैनल है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको तैयारी कराने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर के सीरीज का प्रैक्टिस भी कराएगा, जिससे आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आएँ और अपने सिलेक्शन को भी लें। दोस्तों, तो मैं सीधे इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे चलता हूं। दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और एक ही वीडियो, इस वीडियो को पढ़िए और इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के दूसरे जगह आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पढ़िए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक हैं स्किनर महोदय। कौन है? इसके प्रवर्तक हैं स्किनर महोदय ने। और ये व्यवहारवादी विचारक थे। जिस प्रकार थॉर्नडाइक व्यवहारवादी विचारक थे उसी प्रकार ये भी व्यवहारवादी विचारधारक थे और ये किस देश के थे? अमेरिका के थे। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपके पूछ देता है कि स्किनर महोदय किस देश से संबंधित थे या किस देश के थे, तो ये अमेरिका के थे दोस्तों। और 1938 ईस्वी में इन्होंने ये प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, और इसे आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है, इसे आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत जब हम लोग पढ़े थे तो उसे एस आर थ्योरी कहा जाता है। इसी का उल्टा हो जाएगा आर एस थ्योरी यानी रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। और वो क्या था? स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सिद्धांत को आर एस थ्योरी भी कहा जाता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो कहा ही जाता है। और इंग्लिश में भी नाम आप लोग भी दोस्तों याद रखेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश का नाम होता है एक ही होता है, लेकिन हिंदी का नाम कभी कभी हमारे एग्जाम में बदल के पूछ जाता है, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये नैमित्तिक का सिद्धांत जो पूछा था 2019 में, जो 69,000 की भर्ती आया था, तो उसके पहले जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें नैमित्तिक का सिद्धांत आ गया था। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो गए थे, यानी कंफ्यूज हो गए थे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो हम अन्य नामों को भी यहाँ पे लाए हैं, कलेक्शन किए हैं कि जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना दोस्तों। और हिंदी के भी हम नामों को साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसे सक्रिय अनुबंधन का भी सिद्धांत कहा जाता है, जो स्किनर महोदय का है दोस्तों। और साथ ही नैमित्तिक यानी नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं महोदय का है दोस्तों। ठीक है, फिर इसका दूसरा नाम है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, क्या नाम है? कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। और एक और नाम है इसका साधनात्मक यानी साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया जाता है। तो आप भी यानी इसे भी आप स्किनर महोदय को ही टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। और इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने एक विचार को प्रस्तुत किया जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, इनका प्रयोग क्या था कि एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद करते हैं और उस बॉक्स में लाउड स्पीकर जो व्यवस्था थी नहीं थी कि बाहर से ध्वनि कोई भी उस बॉक्स में जा सके। और इन्होंने इस बॉक्स का प्रयोग किया था, इसलिए इसे स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जब चूहा को बॉक्स में बंद कर देते हैं तो वो उछल कूद करता है दोस्तों। क्या करता है? उछल कूद करता है, यानी क्रिया करता है। और क्रिया करने के बाद कुछ समय ऐसा आता है कि उसे भोजन मिल जाता है दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक भूखे सफेद चूहे को उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में छोड़ देते हैं और वो जो ध्वनि निरोधी था और वो बॉक्स की दीवार मतलब जो साइड का लगा हुआ था वहीं पे एक लीवर था जिसका संबंध उस अनुक्रिया को करने का था। यानी उस लीवर पे पड़ता था तो उसे भोजन के रूप में कुछ न कुछ गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था और वो उसे ग्रहण करता था, यानी खा लेता था दोस्तों। इस प्रकार उन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि
बक्से में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर को दबाता है और भोजन की गोलियां प्राप्त करता है और उसे खा लेता है। इस तरह इसने अनुक्रिया करना सीख लिया। तो कहने का मतलब यह है कि स्किनर महोदय ने कबूतर पर भी प्रयोग किया है और उसे भी एक ऐसे माध्यम से पिंजरे में बंद करते हैं कि एक जगह चोंच मारता है तो उसे भोजन प्राप्त होता है, यानी कुछ दाना प्राप्त होता है। तो उनके प्रयोग का तात्पर्य है कि कहते हैं कि क्रियाओं पर विशेष बल देना चाहिए। किस पे? क्रियाओं पर। वो कहते हैं स्किनर महोदय कि क्रियाओं पर विशेष बल देना चाहिए, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं? क्रियाओं पर विशेष बल देते हैं और इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जैसे थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया था, पहले उन्होंने उद्दीपक को प्रस्तुत करते थे जिससे वो जो बिल्ली थी अपना प्रतिक्रिया करना शुरू की, लेकिन यहाँ पे इनका कहने का तात्पर्य है कि पहले क्रिया करना चाहिए। इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और पहले जो अधिगमकर्ता होते हैं उनको अनुक्रिया करने देना चाहिए। यानी जो भी बच्चा यदि सीख रहा है तो पहले ही पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। उस बच्चे को क्या करना चाहिए? अनुक्रिया करने देना चाहिए। अगर ये वो सकारात्मक कार्य करता है तो हमें पुनर्बलन देना चाहिए जिससे वो और अच्छे से कार्य कर सके। देखिए आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। यदि अनुक्रिया ठीक है, यदि कोई छात्र को सीख रहा है, यदि अनुक्रिया सही करता है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए जिससे वो आसानी से अपने कार्य को सीख ले और अच्छे से कार्य करने के लिए प्रयत्नशील है दोस्तों। इसीलिए स्किनर महोदय ने क्या किए हैं कि जो SR थ्योरी था, इस थॉर्नडाइक महोदय का जो SR थ्योरी था, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी था, उसे RS थ्योरी में बदल दिया है। यानी ये उद्दीपन करने के बाद क्रिया प्रतिक्रिया करता है और एक क्रिया करने के बाद जो मिलता है पुनर्बलन रूपी उद्दीपक, उस पर बल देते हैं। तो SR थ्योरी को इन्होंने RS थ्योरी में बदल दिया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है दोस्तों कि थॉर्नडाइक के SR थ्योरी को RS थ्योरी में किसने बदल दिया। तो आप यहाँ पे एकदम याद रखेंगे कि RS थ्योरी में कौन बदला है? स्किनर महोदय ने बदला है दोस्तों, ठीक है। चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने सर्वप्रथम पुनर्बलन को महत्व दिया। यानी चूहे के जब प्रयोग करते हैं तो स्किनर महोदय ने सर्वप्रथम पुनर्बलन जो होता है उसको महत्व देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि पूछता है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है तो हल महोदय ने दिया है। क्लार्क हल महोदय ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। लेकिन एक एग्जाम में पूछता है कि पुनर्बलन को महत्व किसने दिया है तो आप स्किनर महोदय को लगाएंगे, ठीक है। देखिए पुनर्बलन यानी जब हम कोई समस्या का हल करेंगे तभी हमें पुनर्बलन मिलेगा। तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल, ठीक है। एक याद करने के लिए आपको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि जब कोई समस्या का हल करेंगे तो हमें पुनर्बलन मिलता है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत आता है तो आप क्लार्क हल को टिक करेंगे। तो स्किनर महोदय ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। कौन कौन बताए हैं? सतत, यानी पुनर्बलन जो है सतत होना चाहिए, निरंतर बच्चों को मिलते रहना चाहिए जिससे वो कार्य को अच्छे तरीके से कर सकें। अंतराल बताए हैं, यानी कुछ समय पश्चात देना चाहिए, जैसे अंतराल पे भी देना चाहिए या 1 दिन 2 दिन बाद भी कुछ समय का गैप करके भी उन्हें पुनर्बलन देना चाहिए। अनुपात, सब कोई भी पुनर्बलन होता है उसे अनुपात में ही देना चाहिए। अनुपात में इसलिए देना चाहिए यदि बच्चा थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है तो उसे कम पुनर्बलन देना चाहिए, अब बहुत अच्छा काम करता है तो उसे अधिक मात्रा में पुनर्बलन देना चाहिए जिससे वो अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर सके। क्रमबद्ध पुनर्बलन या परिवर्तनशील पुनर्बलन भी इसे कहते हैं। क्रमबद्ध रूप में इसलिए देना चाहिए कि जैसे जैसे बच्चे अपने आप मतलब अपने कार्यों को करेंगे उसी प्रकार उन्हें क्रमबद्ध रूप से उन्हें पुनर्बलन देते रहना चाहिए जिससे वो किसी भी कार्य को क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े में करके उस कार्य को आसानी से कर सकें, ठीक है दोस्तों। आगे इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। स्किनर का मानना है कि क्रिया करने की तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, यदि कोई बच्चा कार्य करता है, क्रिया करता है तो बालक को पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुनर्बलन मिलने से
क्रिया करने की जो गति होती है उसमें और अधिक तीव्रता आ जाती है। यानी कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा, पेंटिंग और अच्छा बना रहा है, तो उसे तुरंत पुनर्बलन देंगे तो जो गति होगा और अच्छे तरीके से कर सकता है। आज जो कार्य वो नहीं कर सकता है, पुनर्बलन देने से उस कार्य को भी वो और बखूबी करने की कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए शेपिंग प्रवृत्ति क्या होता है। देखिए ये आप लोग स्किनर महोदय से बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ये एग्जाम कभी कभी टीचिंग लाइन से संबंधित जो भी एग्जाम है, चाहे नेट का एग्जाम है, कभी कभी फर्स्ट पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, तो मैंने इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया है। शेपिंग प्रवृत्ति भी उसी से संबंधित है। व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे, यानी जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाता है। यानी शेपिंग प्रवृत्ति के द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार होता है उसे किसी खास, यानी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो पुनर्बलन देते देते वहां तक उसे पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। यही शेपिंग प्रवृत्ति कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और इस विधि को क्रमिक सन्निकटन का विधि भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि शेपिंग प्रवृत्ति है, इस विधि को क्रमिक सन्निकटन का विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमिक सन्निकटन का विधि भी कहा जाता है। और इसी विधि से चूहों, कबूतरों एवं मनुष्यों, यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसे सही करने का प्रयास करता हूं। मनुष्यों, ठीक है दोस्तों, चूहों, कबूतरों एवं मनुष्यों को अधिक जटिल कार्य सिखाता है। यानी इसी विधि से जो चूहे, कबूतर होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो जटिल कार्य करने के लिए सिखाया जाता है, तो इसी विधि के द्वारा सिखाया जाता है। पुनर्बलन को आधार बनाकर ही उन्हें जटिल कार्य को सिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने इस सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, इस सिद्धांत को पढ़ लिया है, और अब इसके शैक्षिक महत्व को भी हम समझ लेते हैं, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यदि इस टॉपिक से बनता है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लें दोस्तों। ठीक है, उचित अनुक्रिया, यानी उचित अनुक्रिया, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग में जो टाइप किया है वो मिस्टेक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उचित अनुक्रिया के पुनर्बलीकरण, यहाँ पे पुनर्बलीकरण है, इसे समझ लीजिएगा आप लोग। एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, ठीक है। उचित अनुक्रिया के पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। यानी कोई भी बच्चा उचित अनुक्रिया करता है तो पुनर्बलीकरण करने से उसे प्रोत्साहन मिलता है और वो उचित व्यवहार करने लगता है, जो जिससे मान लीजिए कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो उसे आप अगर पुनर्बलन देते हैं सकारात्मक रूप में तो उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है, इस सिद्धांत से बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। यानी ये ऐसा सिद्धांत है, यदि बालक है कोई तो उसमें उसे अपेक्षाकृत, जैसे आप चाहते हैं, व्यवहारगत में परिवर्तन किया जा सकता है केवल पुनर्बलन के द्वारा। यदि वो कोई अच्छा काम करता है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन देके, कोई गलत काम करता है, कोई बुरा काम करता है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन देके उसे व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, ये अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका जल्दी वीडियो में बनाऊंगा। और इसी सिद्धांत पर आधारित है ये भी, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे अभिक्रमित अनुदेशन, ये भी स्किनर महोदय का है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्रिया के अनुसार सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। यानी जो भी बालक क्रिया करता है तो जो पुनर्बलन होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसे तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि देर में देने से पुनर्बलन उसका प्रभाव महत्व कम हो जाता है, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो भी पुनर्बलन होता है तुरंत देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस सिद्धांत में चूहे को भोजन का मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द पुरस्कार आदि बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्बलन है। यानी दो शब्द जो पुरस्कार देते हैं ये उचित पुनर्बलन होता है, जिससे वो बच्चा अपने आप के कार्य को क्या करता है, अच्छे से करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ये लास्ट पॉइंट था दोस्तों, और विश्वास मानिए कि अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है, इस वीडियो को यदि आप पढ़ लिए हैं और मैं क्वेश्चन क्विज भी लाऊंगा, अगर उसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे आसानी से कर लेंगे दोस्तों। और टीचर की तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करिए। अगर वीडियो
आपको समझ में आता है, अच्छा नहीं लगता है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने तैयारी को मजबूती दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।